अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आपका कंप्यूटर का पेपर ये इंग्लिश मीडियम और ये उर्दू मीडियम। तो चलें जी, ये इसको स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से ही। मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम साथ साथ करवाऊँ। और बेटा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अच्छा बेटा, एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं, फिर सब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। अब पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकती है। तो अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में बी मेकिंग द टी, बेकिंग द केक, ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड, हीटिंग फूड इन द ओवन। अच्छा बेटा, इनमें ना जो कॉम्प्लेक्स है ना वो ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इस तरह है कि इसके काफ़ी ज़्यादा मेथड हो सकते हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हों। अब एक ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड का मतलब है कि बच्चे की परवरिश करना। तो अब ये बच्चे की परवरिश करने में, अब ये देखिए बाकी काम सीधे-सीधे हैं, तो जो बच्चे की परवरिश है इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास बेटा सवाल नंबर 2 है, फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत को मुंतखब करें। सेलेक्ट द सिंबल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनपुट आउटपुट इन फ्लो चार्ट। अच्छा बेटा, जो सिंबल आपको पता है ना, ये हमारे फ्लो चार्ट होते हैं। जैसे अब ये हमारा फ्लो चार्ट है, अब ये फ्लो चार्ट की सिंबल है। अगर आपने कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है, जैसे अब ये हमारा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इनमें ये सिंबल्स यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ सिंबल यूज़ हुई हैं। तो ये नहीं है कि आप उठा के कोई भी सिंबल लगा दो, बल्कि ये हमें एक असाइन होती हैं, बस हमें इनके मुताबिक करना है। कि अगर आप इनपुट या आउटपुट ले रहे होगे, ये देखें ये इनपुट और आउटपुट की है, तो आपके पास ये पैरेललोग्राम सिंबल ही आपने लेनी है। ये जो तिरछी है, इसको उर्दू में मतवाज़िउल अज़ला कहते हैं। ये देखिए, ये नहीं लेनी, बल्कि जो तिरछी मुतवाज़ी अज़ला पैरेललोग्राम, ये इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। तो बेटा हमारा फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन पैरेललोग्राम। ठीक है। तो जो फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट के लिए कौन सी डायग्राम होती है, पैरेललोग्राम। तो इसी तरह हमारी मुतवाज़िउल अज़ला इसको बोलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है। Flow of execution in a complex program is loop based, sequence based, selection based, condition based। अच्छा बेटा, जब हम सब्जेक्टिव पार्ट करेंगे ना इस पेपर का, नेक्स्ट दूसरे वर्जन में भी, तो ये लूप हम पढ़ेंगे, उसमें लूप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सब ये चारों स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब में मुश्किल या कॉम्प्लेक्स जिसमें ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये लूप बेस होता है। ठीक है, यानी लूप वाला जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, आप अभी के लिए याद रख लें। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, सीपीयू को हमेशा मसरूफ़ रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला लूप है। हमेशा का लफ्ज़ देखें। ठीक है, तो देखें, द लूप दैट इज़ यूज्ड टू कीप द सीपीयू बिज़ी फॉरएवर। अब जो बिज़ी फॉरएवर रखे, जो कभी भी ख़त्म ना हो, तो इसको हम इनफिनाइट लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिनाइट लूप, इनफिनाइट। अच्छा, आपने लफ्ज़ सुना भी होगा इन्फिनिटी, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ये इनफिनाइट लूप जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो हमेशा, अगर आप उसको रन कर देगा तो वो सीपीयू को हमेशा मसरूफ़ रखेगा। इसके बाद बेटा हमारे पास है, एक ही प्रॉब्लम के 2 एल्गोरिदम एक एक ही डिवाइस पर एक की कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। इसकी वजह एक जैसा प्रोसेसिंग टाइम और डैश है। यानी टू एल्गोरिदम ऑफ सेम प्रॉब्लम, एक सेम प्रॉब्लम के 2 एल्गोरिदम हैं, विल परफॉर्म सेम ऑन सेम डिवाइस है ड्यू टू सेम प्रोसेसर टाइम एंड डैश। अच्छा बेटा, ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि देखें, ये आपके एल्गोरिदम होते हैं, आपने पढ़े ही होंगे। अब ये देखें, ये एक प्रॉब्लम था, ये वाला एक प्रॉब्लम था, प्राइम नंबर वाला। इसको सॉल्व किया है कितने स्टेप में, 6 स्टेप में। अच्छा बेटा, प्रोग्रामिंग में ये होता है कि एक ही काम वो मल्टीपल मेथड से किया जा सकता है, यानी एक ही चीज़ आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। अब ये एल्गोरिदम इसका बना है, सेम इसी का कोई और एल्गोरिदम भी बन सकता है। तो बेटा इसका, अब देखिए, मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेट्स से आपने बनाया है ये 6 स्टेप का, और ये आपका दोस्त है उसने बना दिया है यही चीज़ 4 स्टेप में या 5 में। तो आप किसको चूज़ करोगे, पढ़ने के लिए भी और चलाने के लिए भी? तो वो जो 4 वाले स्टेप वाला है, उसको आप चूज़ करोगे।
मतलब एल्गोरिदम बेस्ट कौन-सा है मल्टीपल सॉल्यूशन में से, ये चीज़ चेक करने के लिए एक तो हमें ये चीज़ हो कि ये मिनिमम स्टेप हो, स्टेप कम से कम हो, और दूसरा आपने ये एल्गोरिदम लिखा है और आपके दोस्त ने एक बहुत मुश्किल सा लिख दिया है, सेम स्टेप है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल लिख दिया है, जो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है, कंप्यूटर के रिसोर्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है, प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर के रिसोर्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो एल्गोरिदम अच्छा नहीं होगा। तो ओवरऑल हम ये बात कर रहे हैं कि जो एल्गोरिदम है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसके नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं और दूसरा वो कंप्यूटर के रिसोर्स कितने यूज़ कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें किसी भी एल्गोरिदम को चेक करना हो कि वो अच्छा है नहीं है, तो इन 2 चीज़ों के मुताबिक किया जाता है। तो आप देखें, सेम प्रोसेसर, सेम टाइम और सेम स्टोरेज डिवाइस, ठीक है? सेम स्टोरेज स्पेस या अच्छा, ये दोनों एक ही जैसे हैं लेकिन आपने सेम एक पे लिख देना, सेम स्टोरेज स्पेस, कि एक ऐसा प्रॉब्लम जो सेम स्टोरेज ले और सेम टाइम ले, तो ये बात होगी। इसके बाद बेटा हमारे पास है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द कीवर्ड दैट स्टार्ट द लूप ब्लॉक इज। अच्छा बेटा, एक लूप को चलाने के लिए, अब ये लूप क्या है आप सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, मैं आपको तैयार भी करवाऊंगा पेपर के साथ, ये चीज़ें फिर भी क्लियर हो जाएंगी। बार बार लूप हो रहा है तो वो कहते हैं कि एक लूप अगर चलाएं तो उसके लिए कीवर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको मैं आपके लूप दिखाऊं, आप ये देखें, ये लूप है, ये आपकी बुक में लूप का टॉपिक है। जब भी आप लूप यूज़ करते हो तो वो किस कीवर्ड से स्टार्ट होता है? फॉर एवर से। ठीक है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपका लूप, ये अब कीवर्ड है, लूप को स्टार्ट करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है? फॉर एवर लूप। तो ये आप फॉर एवर पे क्लिक करें, द कीवर्ड दैट स्टार्ट द लूप ब्लॉक इज फॉर एवर लूप। अब इसी तरह उर्दू में हमारा हो जाएगा कि एक ही प्रॉब्लम के, सॉरी ये तो हमने कर नहीं लिया था, सेम एक जैसे, ये इस पे क्लिक कर दें, ये एक ही स्टोरेज स्पेस, दोनों सेम है, तो बी पे कर दें, सी पे कर दें, रिपीट हो रहा है। तो लूप ब्लॉक की वर्ड किससे? फॉर एवर से शुरू होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक लूप जो दूसरे लूप के अंदर इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? देखें, क्वेश्चन इंग्लिश में बताऊं तो, अ लूप दैट इज इंसर्टेड इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड। अच्छा, अब देखें, ये आपकी बुक से मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। लेट्स से ये आपका एक लूप है, जिस जो ये एक लूप है, ठीक है, और ये मतलब चलना है 5 टाइम, या मैं 5 टाइम वाली बात अभी नहीं करता, आप मान लें ये एक लूप है और ये आपका दूसरा लूप है, ठीक है, छोटा एक और लूप है। आप क्या करते हो, इसको उठाते हो और इस लूप को इसके अंदर रख देते हो, ठीक है। 2 लूप थे, आपने एक, ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। तो अब ये जो सिचुएशन है इसमें क्या है, एक लूप है जो कि इनसाइड अनदर लूप, अ लूप इनसाइड अनदर लूप, इसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। ठीक है, लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो अब यहाँ हमारे पास जिस तरह का ये असल में नेस्टेड लूप की डेफिनेशन है, लूप दैट इज इनसाइड ऑफ अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इसी तरह हमारा उर्दू में इसका आंसर क्या बन जाएगा? एक लूप जो दूसरे लूप के अंदर इस्तेमाल होता है, इसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। इसके बाद बेटा हमारा स्क्रैच में दर्ज झैल तस्वीर की एक मिसाल बताएं कि ये जो आपका नज़र आ रहा है तो ये क्या चीज़ है। इसी तरह इंग्लिश में, इन स्क्रैच फॉलोइंग पिक्चर इज एन एग्जांपल। अच्छा बेटा, 2-3 वर्जन में यूज़ हुई है, ये सेम पिक्चर है, तो आपने इसको फंक्शन क्लिक कर देना है। ये असल आपको कैसे पता चलेगा? एक तो ये आपको पिक्चर भी नज़र नहीं आ रही, तो जब सब्जेक्टिव आएगा, दूसरे वर्जन में भी आ रहा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं कि ये फ्लैग आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये देखिए फ्लैग, एक छोटा सा झंडा, तो इससे आप पहचान लें कि ये क्या है? फंक्शन है। ये आपके, यही इसी में डायग्राम यूज हुई है, तो ये आप इससे डायग्राम से याद रखना कि ये फंक्शन है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इंस्क्राइब द ब्लॉक लेबल दैट बिगन फॉर एवर और रिपीट। अच्छा, ऊपर मैंने ये आपको बात नहीं बताई थी कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, वो बात आपकी बेटा ये है कि जो आपका लूप है वो फॉर एवर से भी स्टार्ट हो सकता है, और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, रिपीट। ये देखिए, आपको अगर नजर आ रहा हो, ये रिपीट लिखा हुआ है। तो हमेशा लूप अगर आपने स्टार्ट करना हो तो फॉर एवर से भी कर सकते हैं और रिपीट से भी कर सकते हैं।
अब ये 2 कीवर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी जैसे जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिखाई थी ऊपर कि नेस्टेड लूप वाली, उसमें भी इसी तरह था कि वो रिपीट यूज़ हुआ था। मतलब बात हमारी ये है कि आप लूप को इस्तेमाल करने के लिए कौन-सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, या फॉरएवर करते हैं या फिर आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन, हाँ, अब यहाँ इसने क्या बात पूछी है कि ब जो फॉरएवर या रिपीट से शुरू हो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? लूप स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्योंकि लूप हमारा या रिपीट से शुरू होगा या फॉरएवर से। इसी तरह हमारा उर्दू में भी सेम यही वर्ड है, फॉरएवर या रिपीट होगा तो वो क्या होगा? लूप स्ट्रक्चर। उसके बाद सवाल नंबर 10 है हमारा, स्क्रैच में मल्टीपल कंडीशन की सही मिसाल है। देखिए, द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल कंडीशन इन स्क्रैच इज। अच्छा बेटा, अब आपने मल्टीपल कंडीशन कैसे फाइंड करनी है? पहले तो एक कंडीशन की बात समझ लें कि कंडीशन होती क्या है। अब कंडीशन आप यूं समझ लें कि दो चीज़ों को कंपेयर करती है, दो चीज़ों का मवाजना करती है। तो जब भी दो चीज़ें को कंपेयर किया जा रहा हो, दो चीज़ों को आपस में मुवाजना उनका किया जा रहा हो, तो वो कंडीशन होती है। जैसे हम कह दें कि x ग्रेटर देन y, तो अब मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुवाजना कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू वाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मुवाजना कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ y लेस देन 10, क्या कर रहा हूँ? मुवाजना कर रहा हूँ y और 10 का। तो ये चीजें क्या होती हैं? कंडीशन होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हम उसने हमसे ये पूछा है कि मल्टीपल कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन किस में इस्तेमाल हुई है। अब अगर इसमें ए में देखें तो x ग्रेटर देन 5, एक ही कंडीशन यूज हुई है। z इज इक्वल टू 0, एक ही कंडीशन है। x इज इक्वल टू 5, एक है। लेकिन अगर आप बी वाले ऑप्शन में देखें कि y लेस देन 10, x ग्रेटर देन 5, यानी दो मुआजने हुए हैं, दो कंडीशन यूज हुए हैं, तो इसलिए ये मल्टीपल कंडीशन है। इसी तरह सेम ही हमारा उर्दू का बन जाएगा, मल्टीपल वाली ये हो जाएगी। तो बेटा ये होपफुली आपको ये वाला जो वर्जन है, ये एमसीक्यूज आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ जाते हैं। ये हमारे सब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं। अब इनके हम आंसर देखते हैं। इसी तरह ये हमारे सब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं और ये वाले, और अब हम इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में बेटा छोटे छोटे नंबर के हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आसान हैं। हाँ, इसकी एग्जाम्पल क्योंकि एक जर्नल सी बातें हैं, तो इसलिए वो एग्जाम्पल आपको थोड़ी सी बड़ी लग सकती है, लेकिन ये डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल प्रॉब्लम विद वन एग्जाम्पल। ये देखें, ये आपका सिंपल प्रॉब्लम की डेफिनेशन है और ये एग्जाम्पल की। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिंपल प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, सिंपल प्रॉब्लम को आप कंप्यूटर में इस तरह कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके सर्टन सोर्स होगा और सर्टन आउटकम होगा, इस और जो सॉल्व करना और लोकेट करना आसान होगा। अब मैं इन तीनों लफ्ज के मायने आपको बता देता हूँ। ये बेटा यहाँ से यहीं तक है, आपका परेशान ना होना ऊपर वाला टेक्स्ट देख के कि ये क्या चीज़ आ गई है। तो ये असल में ये हमारे टीचर हजरात के लिए, पेपर चेकिंग के लिए वो मैंने रिमूव कर दी थी, हाइड कर दी थी, कि ये वो टीचर्स के लिए की वो होती है, की होती है कि आप जो डेफिनेशन करेगा उसको आप 2 नंबर दें, जो एग्जाम्पल भी देगा उसको 1 नंबर दें, मतलब दोनों के 3 नंबर, इस तरह ये बातें होती हैं। अच्छा खैर, सिंपल प्रॉब्लम जो होता है वो सर्टन सोर्स, अ सिंपल प्रॉब्लम इज वन सर्टन सोर्स और सर्टन आउटकम और लोकेट एंड रिजॉल्व। अब ये तीन लफ्ज का मतलब मैं आपको सिंपल अंदाज में बता दूं कि एक ऐसा प्रॉब्लम जिसकी कोई ना कोई सोर्स होगा, यानी इनपुट होगी या सोर्स कह लें, सर्टन मतलब खास, फिर उसकी एक खास आउटपुट होगी, यानी सर्टन आउटकम आउटपुट, जिसको आप रिजल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट होगी और आउटपुट होगी, या सोर्स कह लें और रिजल्ट कह लें। तो ऐसी चीज जिसमें वाजे होगी उसको हम कहेंगे कि इस प्रॉब्लम सिंपल है। अ सिंपल प्रॉब्लम इज वन विद सर्टन सोर्स और सर्टन आउटकम। ये सोर्स हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा आउटकम हो गया। तो ऐसा प्रॉब्लम जिसमें सर्टन सोर्स हो और सर्टन आउटकम हो और उसको रिजॉल्व करना, हल करना भी आसान हो, उसको हम सिंपल प्रॉब्लम कहते हैं। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि जैसे आप ओवन में आप अपना खाना गरम करें, आप अपना खाना रखें ओवन के अंदर और आप टाइमर लगाना भूल जाए। आपने अपना खाना रखा ओवन में
और आप टाइमर लगाना आप क्या हो गए, भूल गए, आप रिमेंबर नहीं रहा, याद नहीं रहा, और वो काफी देर तक रखा रहा, तो क्या हुआ, वो जल गया। अब देखिए ये सिंपल प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसका एक सर्टेन सोर्स है कि फूड आ रहा है, ये सोर्स है। अब आउटकम क्या है, ये जो जल गया है ये हमारा आउटकम है। तो फूड इज द रिजल्ट या आउटकम। और यू नीड टू ईट, अच्छा इस लाइन की आपको जरूरत नहीं है, वैसे इसने लिख दिया यू नीड टू ईट समथिंग एल्स फॉर सपर। शाम के खाने को सपर बोलते हैं कि भाई आप फिर आपको कुछ और खाना होगा, अदरवाइज आप इतना भी कर लें तो वो भी ठीक है। कि अब इस ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें सर्टेन सोर्स भी है और सर्टेन आउटकम भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अ, ये हमारा सिंपल प्रॉब्लम है। थोड़ा सा सॉरी लेंथी होगी, मैंने इसलिए भी बता दिया है कि दूसरे वर्जन में भी ये क्वेश्चन आ रहे थे और बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेबरेट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद वन एग्जांपल। कॉम्प्लेक्स वो तो था सिंपल प्रॉब्लम, अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के वो कहता है कि वेरियस रूट काज हो सकते हैं, अच्छा जिसके रूट काज काफी ज्यादा हो, वाइल सम ऑफ दिस फैक्टर कुड बी क्लियर, कुछ उसके क्लियर होती हैं हमें और कुछ उसमें डिफिकल्ट होती हैं, ऐसे प्रॉब्लम को हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहते हैं। बात समझ आई, कि ऐसे प्रॉब्लम जिसके जो एक चीज पे डिपेंड नहीं कर रही होती बल्कि उसके वेरियस रूट काज है, काफी ज्यादा है, तो ऐसे प्रॉब्लम के जो कुछ रूट काज हम फाइंड कर लेते हैं और कुछ को हम नहीं कर सकते, तो इसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कहते हैं। अब जैसे खाना गर्म करना था, ये सीधा सीधा था, लेकिन एक जैसे बच्चे की परवरिश करनी है, राइजिंग अ चाइल्ड करना है, तो ये मुश्किल हो सकती है, इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। कोई चीज़ें हमें पता होंगी और कोई चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमें पता नहीं होंगी। तो बेटा ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है कि इनमें हमने चेक करना है कि कौन से सिंपल प्रॉब्लम है और कौन से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो देखें, एन एल्गोरिदम फॉर पिकनिक, आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो इस जाना है आपने, सिंपल प्रॉब्लम है। एन अपकमिंग ब्रिंगिंग अप चाइल्ड, एक बच्चे की परवरिश करनी है तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अगर एक चाय बना रहे हैं तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, आपको अगर याद हो या आती हो कन्वर्जन, तो उसमें कई स्टेप होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हमारा कि एक वेरिएबल कितनी मिकदारें या वैल्यू स्टोर कर सकता है, मतलब कितनी वैल्यू एक वेरिएबल, तो इसका आंसर बेटा ये है कि एक वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू। ठीक है, एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, जैसे आपका नेम है या रोल नंबर है तो ये एक ही वैल्यू इसकी होगी। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इफ और इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इसकी ये 3 नंबर का है। अच्छा बेटा, अब ये इफ और इफ एल्स एक सिंपल सी बात है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ये चीज आपको समझ आ जाएगी, आप गौर से सुनिएगा। अब देखिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आज सर्दी है, अगर आज सर्दी है तो मैं चाय पीऊंगा, अगर आज सर्दी है तो चाय पीऊंगा, तो अगर सर्दी होती है तो मैं चाय पी लेता हूँ। एक केस ये हो गया, आप इसको साइड में रख दें। दूसरी तरह मैं ये कहता हूँ, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर आज सर्दी हुई तो मैं चाय पीऊंगा, अगर सर्दी ठंड ज्यादा ना हुई तो मैं मिल्क शेक पीऊंगा। अब देखें दोनों में मैंने क्या की, दोनों में वाजे डिफरेंस, मिसालों में क्या डिफरेंस है, कि एक में मैं कह रहा हूँ कि एक में बस आपको बता रहा हूँ कि अगर सर्दी हुई तो मैं चाय पी लूंगा। अब ये बात है इफ कंडीशन, कि एक चीज एग्जीक्यूट होती है जब वो कोई कंडीशन पूरी होती है। यानी कंडीशन मैंने क्या रखी थी कि अगर एक सर्दी हो, अगर आज सर्दी हुई, अगर अब ये कंडीशन पूरी हुई तो क्या चीज एग्जीक्यूट होगी, मेरी चाय पीना। ठीक है, अब इसमें मैंने ये नहीं बताया कि अगर सर्दी ना हुई तो क्या होगा, ये इफ कंडीशन आपको नहीं बताता। इफ कंडीशन सिर्फ ये बताता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या एग्जीक्यूट होगा, चलेगा। तो इस फिर ये कौन बताता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये हो, तो ये इफ एल्स बताता है। कि लेट से मैं आपको कहूं कि अगर मैंने चाय सर्दी हुई तो मैंने चाय पीऊंगा, अगर नहीं तो फिर मैं मिल्क शेक पीऊंगा। अब देखें इस ये चीज यहाँ एग्जाम्पल फिट होती है, देखें कि इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होती है, नहीं तो फिर
गोज टू द एल स्टेटमेंट दूसरे वाली पे, दूसरी क्या थी, मिल्क शेक। बात समझ आ गई? तो ये इफ और इफ एल्स का चक्कर है। जो इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है हम उसकी भी बात कर लें कि इट इज कोल्ड आउटसाइड वी वुड टेक टी। अगर बाहर सर्दी है तो हम चाय पियेंगे, और इसने अगर सर्दी हुई तो चाय पियेंगे, गर्मी हुई तो हम आइसक्रीम। तो मतलब वो सेम कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये बेटा आपका 3 नंबर का था। इसके बाद हमारे पास ये 5 नंबर का एल्गोरिदम है। ये बेटा आपको पता है छोटे से क्वेश्चन के 5 नंबर पूरे क्यों हैं? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है, और एज इट इज जो लिखा हुआ वही आपने लिखना है। तो स्टार्ट, अच्छा मैं बच्चों को कहा करता हूँ कि आप स्टार्ट और स्टॉप तो हर एक में लिखें, क्योंकि 6 स्टेप है तो 2 तो यही हो गए, हर एक स्टार्ट भी होता है और स्टॉप भी होता है। अच्छा वो कहता है कि आप शुरू करो 2 से, डिक्लेयर द वैल्यू 2। शुरू किससे किया? 2 से। और प्रिंट कर दो उसी 2 को, यानी नम को, नम नंबर जो आपने शुरू किया था, यानी आपने कौन सा नंबर शुरू किया, नम। मैं एन कह देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो, और उसको मैंने क्या कर दिया, 2। अब मैं स्टेप 3 में क्या कह रहा हूँ कि उसको प्रिंट कर दो, तो 2 को प्रिंट कर दिया। अगले स्टेप में मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐड 2 टू वैल्यू नम। अब जो एन में पहले से वैल्यू पड़ी हुई है 2, वो कह रहा है कि ऐड 2 करें, तो देखिए जब मैं 2 करूंगा तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी, 4। अभी मैंने ऐड 2 क्यों किया है कि इसमें उसने स्टेप में कहा है कि आप ऐड करें, तो मैंने 2 में ऐड किया, तो एन की क्या वैल्यू हो गई, 4। फिर वो कहता है कि प्रिंट करें, तो ये 4 प्रिंट हो गया। अब अगेन, अच्छा ये एल्गोरिदम ऐसे जो अगेन एंड अगेन चलेगा, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है, और कब तक चलेगा, जब तक ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होती। अच्छा बेटा जब हम इनको मजीद समझेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप बस यूं समझ लें कि ये क्या काम करेगा। ये आपका ऐसा नंबर है जो 2 से लेके 100 तक वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये चीज बस आपने याद रखनी है, मैंने थोड़ा सा बता दिया कि इसमें लिखा क्या हुआ है। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एवर ब्लॉक पर मुख्तसर नोट लिखें। फॉर एवर ब्लॉक क्या है? अच्छा देखें, फॉर एवर ब्लॉक, फॉर एवर का मतलब क्या होता है कि हमेशा के लिए, भाई आप चलते रहो। तो जब भी हम स्क्रैच में फॉर एवर ब्लॉक ले लेते हैं, ये वाला ब्लॉक, अब देखें ये क्या करेगा, ये आपके लेट से गेम में आपने फॉर एवर ब्लॉक लिया है, तो आपके गेम में आपने ये लिखा है कि फॉर एवर ये करते रहो हेलो। अब क्या होगा, हमेशा हेलो ही चलता रहेगा जब तक आपकी वो गेम चलती रहेगी। अब इसकी एग्जांपल रियल लाइफ में क्या है, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, पीछे साउंड, जब तक वो ऐप चलती है वो साउंड चलता रहता है। असल में क्यों चलती रहती है वो साउंड हमेशा के लिए, साउंड, क्योंकि उसके पीछे फॉर एवर ब्लॉक लिखा होता है। तो यही चीज बेटा आपके यहाँ आंसर में है कि फॉर एवर ब्लॉक एग्जीक्यूट करती है किसी भी कमांड को रिटर्न विद इन दिस ब्लॉक। तो कोई भी चीज जो जो आपको फॉर एवर ब्लॉक में लिख दे दोगे तो वो हमेशा के लिए चलेगी। और इसने एग्जांपल भी यही दी है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास है राइट डिफरेंस बिटवीन रिपीट एंड रिपीट अंटिल। अच्छा ये देखें, ये आपका मैंने इसको लिखा हुआ था रिपीट और रिपीट अंटिल, इसकी बुक में ही मैंने मार्क किया था। चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ इसमें से रिपीट और रिपीट एंटिल में बेटा क्या फ़र्क है। अब देखिए जब एक ऐसी चीज़ जिसको आप 5 नंबर ऑफ टाइम दें, मतलब ये कि आप कह दें कि 5 दफ़ा हेलो लिखा हो। अब आपने नंबर ऑफ टाइम दिया है तो उसके लिए आप रिपीट यूज़ करोगे। और जब आपके पास नंबर ऑफ टाइम ना हो बल्कि कोई कंडीशन हो, तो फिर आप रिपीट अंटिल करते हो। तो जब वो कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी वो चीज़ होती रहेगी एग्जीक्यूट, जब वो फॉल्स होगी तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो रिपीट और रिपीट अंटिल में यही बेसिक फ़र्क है। इसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिपीट ब्लॉक इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग। रिपीट ब्लॉक इज यूज टू प्ले अ लूप स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। बेटा मैंने ऊपर यही बात की कि रिपीट, आपको लेट से मैं रिपीट का ब्लॉक लेता हूँ। ये देखिए यहाँ, अब ये देखिए ये मैंने रिपीट, हाँ ये रिपीट 4 का मतलब क्या है कि ये आपका ब्लॉक 4 दफा चलेगा। इस रिपीट 50 का मतलब क्या है कि ये आपका 5 दफा चलेगा। तो ये रिपीट का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम वो चीज़ चलती है। हेल्प टू कंट्रोल लूप फंक्शन यूजिंग सम कंडीशन, कंडीशन यही 5 4 है। तो ये बेटा आपका 5 नंबर का देख रहे हैं, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये मतलब ये एक ऐसा पेपर है, मैंने इसलिए भी करवाया है, ये ना यही वाले क्वेश्चन जब मैं आपको ऑल वर्जन करवाऊंगा तो यही वाले ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं।
अब आप बेटा इनको तैयार कर लें बैठ के। नेक्स्ट जो मैं ऑल वर्जन वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे, आप देखना यही ज्यादातर रिपीट हो रहे होंगे। तो तब तक आप बेटा ये पेपर तैयार कर लें, वो भी मैं कर दूंगा अपलोड। तो वो भी अपलोड आज शाम तक हो जाएगी। और बेटा आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमने अभी एक ही वर्जन किया है। असल में हमने काफी ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए। आप यूँ कह लें कि हाफ तैयारी यूँ समझ लें इसी से हो जाएगी। असल में नेक्स्ट जो है वो उर्दू मीडियम में सोच रहा हूँ कि उर्दू मीडियम वालों के लिए भी उर्दू मीडियम का भी साथ ही हम करें। तो बाकी आप बेफिक्र होकर ये चीज़ करें। यही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल आपकी तैयारी हो जाएगी, वो भी इतनी ही वीडियो इससे ज्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।